ईरान के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां पिछले 15 दिनों से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ आज़ादी की मांग है या फिर माचिस की वो तिली कहीं और जली है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वो हिडन ट्रिगर जिसने 1979 में एक तख्त पलट कर दिया था और आज 2026 में वही इतिहास फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम डिकोड कर रहे हैं ईरान का वो कड़वा आर्थिक सच जो प्रदर्शनों के राजनीतिक शोरों में पूरी तरीके से दब गया है। दरअसल दुनिया भर की हेडलाइन ईरान में प्रदर्शन की पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इसको बता रहे हैं, इसे हिजाब और आज़ादी से जोड़ रही है, लेकिन असली कहानी ईरान की जेब में है। एक्सपर्ट्स और डेटा चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये गुस्सा हिजाब से कहीं ज़्यादा हिसाब का है। 2025 खत्म होते होते ईरान में महंगाई दर आधिकारिक तौर पर 40% को पार कर चुका है। ईरान की करेंसी रियाल फ्री फॉल में है। औपचारिक बाजार में $1 की कीमत 12 से 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। यानी जो पैसे लोगों ने बैंकों में जमा किया था वो रातों रात कागज का टुकड़ा बन गया है। मिडल ईस्ट मामलों के जानकार अपने ताज़ा विश्लेषण में ये तर्क देते हैं कि ईरान में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ दमन के खिलाफ गुस्सा नहीं बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेक्शन और प्रतिबंधों से उपजी गरीबी की हताशा है। जब मध्यम वर्ग गरीबी रेखा से नीचे धकेले जाते हैं तो फिर सड़क पर उतरना विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। दरअसल ईरान की आर्थिक तबाही का रिमोट कंट्रोल तेहरान में नहीं बल्कि वाशिंगटन में है। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में चलते हैं और उसको समझते हैं। दरअसल साल 2015 में जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी तब ईरान हर तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल तेल बेच रहा था। उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत अमेरिका को इस डील से बाहर खींच लिया। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 साल के अंदर 2019-20 तक ईरान का तेल निर्यात 80% गिरकर 5 लाख बैरल से भी कम रह गया। मशहूर लेखक ट्रीटा पारसी अपनी किताब लूजिंग एन एनिमी में विस्तार से बताते हैं कि कैसे उस वक्त कूटनीति की जीत को जियोपॉलिटिकल अहंकार ने कुचल दिया। पारसी का तर्क है कि अमेरिका के इस कदम का असर शासकों पर कम और आम ईरानी नागरिकों की थाली पर ज्यादा पड़ा। आज 2026 में जब ट्रंप दोबारा से कड़े तेवर दिखा रहे हैं तो वो उसी पुराने घाव पर फिर से नमक छिड़कने जैसा है। तुलनात्मक विश्लेषण करें तो अक्सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। क्या हम 1979 के इस्लामिक क्रांति का रिप्ले देख रहे हैं? आइए आंकड़ों से तुलना करते हैं। 1979 में जब शाह के खिलाफ लोग सड़क पर थे तब डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत लगभग 70 थी। जी हाँ, सिर्फ 70। उस वक्त गुस्सा भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ था, लेकिन देश के पास तेल का पैसा आ रहा था। लेकिन आज 2026 में तस्वीर बिल्कुल उलट और ज्यादा भयावह है। रियाल लाखों में क्रैश हो चुका है। सरकार का खजाना अमेरिकी प्रतिबंधों ने खाली कर दिया है। बड़ा फर्क है कि 1979 में वो उम्मीद की क्रांति थी, एक बेहतर भविष्य की आस थी, और आज ये हताशा का प्रदर्शन है। आज की लड़ाई सत्ता बदलने से ज्यादा सर्वाइवल की है। असल में ये क्राइसिस 1979 से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इतने खराब है कि सरकार के पास अपने लोगों को शांत करने के लिए सब्सिडी देने तक का पैसा नहीं बचा है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस डबल गेम की जो इस आग में घी डाल रहा है। आपको याद होगा कि 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया था, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, यानी कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका की रिजीम चेंज की पॉलिसी एक दोधारी तलवार है। जरा इतिहास को देखिए, 2003 में इराक, 2011 में लीबिया। अमेरिका ने वहां से तानाशाही तो हटा दी, लेकिन बदले में क्या मिला? लोकतंत्र तो नहीं मिला, बल्कि ये मुल्क अराजकता और गृह युद्ध के दलदल में फंसते चले गए। अब विश्लेषकों का डर है कि अगर अमेरिकी दबाव या हमले में ईरान की मौजूदा व्यवस्था अचानक ढह जाती है तो वहां सत्ता का एक खतरनाक वैक्यूम बन जाएगा।
सीरिया और इराक का अनुभव बताता है कि इसे खालीपन को ISIS जैसे रेडिकल ग्रुप्स भरते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे सीधे ईरान में दखल देता है या इराक और लीबिया जैसी कोई कार्रवाई होती है तो ये खुद ट्रंप की नो न्यू वॉर्स पॉलिसी के खिलाफ होगा। अमेरिका शायद चाहता है कि ईरान कमजोर रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा मिडिल ईस्ट ही जल उठे। पेटांगन ने अपने आंकलन में ये भी कहा है कि ईरान के साथ सीधी टक्कर इराक वॉर से भी ज्यादा महंगी और लंबी साबित हो सकती है। यानी वाशिंगटन एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चल रहा है। वो तेहरान का गला घोटना तो चाहता है, लेकिन उसकी आंखें सांस रोकने तक एक नई मुसीबत मोल लेने से डरता भी है। और इन सब के बीच ईरानी हुकूमत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इसे इकोनॉमी ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। उनका तर्क है कि यह मुसीबत बाहरी दुश्मनों की देन है, इसलिए इसका जवाब अंदरूनी सख्ती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। 2025 की रिपोर्ट बताती है कि जहां देश खाने पीने की चीजों के लिए जूझ रहा है, वही सरकार ने डिजिटल सर्विलांस पर अरबों खर्च किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ईरान में लोहे की दीवारों से बड़ी डिजिटल दीवारें खड़ी कर दी गई है। जब भी विरोध के स्वर उठते हैं तो इंटरनेट का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। यानी एक तरफ आर्थिक नाकेबंदी और दूसरी तरफ सूचना की नाकेबंदी। ये डबल चोक होल्ड जनता का दम घोट रहा है और यही वो बिंदु है जहां लोगों ने सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। तो क्लियर कट निष्कर्ष ये है कि ईरान की सड़कों पर जो भी भीड़ है उसकी चाबी सिर्फ तेहरान के पास नहीं बल्कि वाशिंगटन की फाइलों में भी कैद है। जब तक इसका फंदा ढीला नहीं होता, प्रदर्शनों की ये आग बुझना नामुमकिन है। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस के झेलने के लिए तैयार है? ईरान के इस आर्थिक चक्रव्यूह पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका प्रतिबंध आम जनता को सजा दे रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।